According to the World Bank, over 12.5 million Pakistanis have fallen below the poverty line, pushing the poverty rate to a staggering 39.4%. Food shortage, stampede, and gunfire. A nation on the brink of a power crisis. इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। हेलो एवरीबॉडी। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि शॉपिंग हॉल्स और वेडिंग हॉल्स को 8 बजे के बाद खुले रहने की परमिशन नहीं है। पूरे देश में फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स देखे जा रहे हैं। पूरे देश में खाने की सीरियस कमी है और माहौल इतना बुरा हो चुका है कि फूड ट्रक्स को लूटा जा रहा है और उन्हें आर्म्ड गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Hungry crowds are risking their lives for one bag of food. Many parts of Pakistan face a shortage of wheat. इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है और करेंसी ऑल टाइम लो पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे टाइम में देश के प्राइम मिनिस्टर को हालात कैसे सुधारे जाए वो देखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? Hello everyone, I am Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, and I'm here to answer few of your questions asked by you. What do I do if I have a crazy mother-in-law? I guess I would go on a crisis management course. काफी जर्नलिस्ट और लोग इस सिचुएशन के लिए इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान का बुरा वक्त 70 साल पहले ही शुरू हो चुका था। पाकिस्तान में आज जो भी सिचुएशन चल रही है उसे जानने के लिए रूट कॉज समझना पड़ेगा। इसके लिए पहले थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। थोड़ी इसलिए क्योंकि देश ही 70 साल पहले बना था। सन 1947 में जब भी इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तभी पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री और 17% ओवरऑल रिसोर्सेज अलॉट किए गए थे। शुरुआत के कुछ सालों में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से भी कई ज़्यादा था। उसका मेन रीज़न था ईस्ट पाकिस्तान से होने वाला ट्रेड, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग का 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। अब इन सब चीज़ों को सुन के तो लोग ये पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनके पास खाने तक के लाले पड़े। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से कई चीज़ों में पीछे, जैसे आटे का स्टॉक, डेवलपमेंट, पैसे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द लिस्ट गोज ऑन। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में डेमोक्रेसी रही है एक इमरजेंसी के साथ। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी तक टोटल 23 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिसमें से एक ने भी अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं किया है। या तो मिलिट्री कू हो जाती है या तो उनकी सरकार गिरा दी जाती है, और अगर ये सब नहीं होता तो उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है। अभी तक पाकिस्तान में 3 मिलिट्री कू हो चुकी है, साल 1958 में, साल 1977 में और साल 1999 में। और इन सब को जस्टिफाई करने के लिए इन जनरल्स ने मदद ली है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एक लीगल प्रिंसिपल है जो उन एक्शंस को अलाउ करता है जो कि नॉर्मल केस में तो लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन आगे आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। साल 1954 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया था, और उस टाइम के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुरीद ने इस डॉक्ट्रिन की मदद से इस चीज़ को लेजिटिमाइज किया, जिससे 25 अक्टूबर साल 1954 में पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी देखने को मिली। देखिए, वैसे हर देश की खुद की आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही पूरा देश है। आर्मी ही देश को कंट्रोल करती है। आर्मी देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनती है और उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो उनकी फेवर में काम करे। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ का, तो जनरल बाजवा ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया और इसके बदले में इमरान खान ने बाजवा का टेन्योर 3 साल के लिए बढ़ा दिया। और जैसे ही बाजवा का टेन्योर खत्म होने आ रहा था, उन्होंने सैयद मुनीर को अपना सक्सेसर चुना। लेकिन इस चीज़ से इमरान खान खुश नहीं थे, क्योंकि सैयद मुनीर आगे आने वाले इलेक्शंस में उन्हें सपोर्ट नहीं करने वाले। हुआ क्या, इमरान खान ने जनरल बाजवा की विश के अगेंस्ट जाकर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाया। इसके रिस्पॉन्स में बाजवा ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से ही निकाल दिया और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और शहबाज शरीफ ने आते ही सैयद मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। इसी इंस्टेबिलिटी के कारण किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ला पाए देश में, और पावर में आने के लिए वो पब्लिक को सब्सिडीज भी देना चालू करते हैं, और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी इतनी अनस्टेबल कंट्री में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। पाकिस्तान के बिजनेसेस भी ग्रो नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि रियल एस्टेट और बिजनेस में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो इस सारे टॉप के जनरल आपस में बांट लेते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी मेनली फॉरेन एड पे चलती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के नाम पे वो सिर्फ गधे एक्सपोर्ट कर पाते हैं। But right now, this moment as we speak, donkeys are plentiful in neighbouring Pakistan. Now, to put facts on the table, what is interesting is this, that the Pakistani government has said that the population of donkeys is, of course, increasing. कोल्ड वॉर के समय जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में एंटर कर रहा था, तभी यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन को ट्रेन करवाया
और इसके एक्सचेंज में पाकिस्तान को यूएसए की तरफ से एड मिलनी शुरू हुई। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये फंडिंग की कीमत उन्हें एक दिन खुद चुकानी पड़ेगी। यूएसए अपनी आर्मी पाकिस्तान में डिप्लॉय नहीं कर सकता था क्योंकि इससे वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती, इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल किया। प्रॉक्सी वॉर में एक कंट्री डायरेक्टली वॉर में ना जाके किसी थर्ड पार्टी को फंड करती है ताकि वो इनके लिए लड़े। इस केस में यूएसए ने मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान को फंड्स और एम्यूनेशन देना शुरू किया यूएसएसआर से लड़ने के लिए। ये प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुनना यूएसए के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था क्योंकि चाहे कितने भी मुजाहिदीन मारे जाएं, यूएसए को किसी को कोई आंसर करने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी प्रोटेक्शन के लिए ना ही उन्हें कोई बेस बनाना पड़ता, ना ही उन्हें कोई सैलरी देनी पड़ती, ना ही कोई इंश्योरेंस। उन्हें बस फंड्स, वेपन्स और एम्यूनेशन सप्लाई करने पड़ते। कहानी में वापस आते हैं तो साल 1964 तक पाकिस्तान में आने वाला फॉरेन एड उनकी जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट कर रहा था। कहानी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1989 में, जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहला झटका लगता है। इसी साल अफगान वॉर खत्म होती है और यूएसएसआर के अफगानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान में आने वाली फॉरेन एड काफ़ी कम हो जाती है। अगर कंपेयर करें तो साल 1989 में पाकिस्तान को $452 मिलियन एज ए एड मिल रहे थे और ये नंबर घट के साल 1998 में सिर्फ $5 मिलियन हो जाता है। साल 2001 में 9/11 अटैक के बाद यूएसए वापस पाकिस्तान की फंडिंग शुरू कर देता है अलकायदा को एलिमिनेट करने के लिए। फन फैक्ट, यूएसए अभी उसी आदमी को मारने के लिए पाकिस्तान को पैसे दे रहा था जिसे वो खुद 20 साल पहले तक फंड कर रहे थे अफगानिस्तान में, ओसामा बिन लादेन। साल 2009 में केरी लुगर बिल पास हुआ यूएस कांग्रेस में, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को हर साल $1.5 बिलियन नॉन मिलिट्री एड के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में जाने वाली सारी एड्स पर रोक लगा दी। अब यूएसए के हटने के बाद बारी आती है चाइना की, जो ही हर देश की तरह पहले पाकिस्तान को लोन देना शुरू करता है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग चाइना ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने में हेल्प की थी। साल 2001 में यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, लेकिन इस क्लेम को कभी चाइना ने एक्सेप्ट किया ही नहीं। वापस आते हैं, यहाँ पे चाइना अपनी फेमस डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था। जिन्हें इस स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता या थोड़ा बहुत मालूम है, उन्हें थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। इस स्ट्रैटेजी को 4 स्टेप में समझेंगे। स्टेप 1, चाइना इकोनॉमिकली पुअर देशों को लोन्स ऑफर करता है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे डैम्स, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। स्टेप 2, इन लोन्स की कंडीशंस ये होती है कि इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है और इसकी रीपेमेंट टाइम 10 से 15 साल की दी जाती है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 30 साल होनी चाहिए। स्टेप 3, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो सारा चाइनीज़ कंपनीज को दिया जाएगा। रॉ मटेरियल्स चाइना से आएंगे, साथ ही साथ इसमें काम करने वाले सारे वर्कर्स चाइनीज़ होंगे, जिससे ये होता है कि ये सारा पैसा चाइना में फ्लो बैक कर जाता है, लेकिन ऑन पेपर्स वैसा का वैसा ही रहता है। स्टेप 4, अगर लोन रीपे नहीं हुआ, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होता, तो चाइना उस एसेट को लीज पे ले लेता है और खुद के इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू करता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। साल 2007 में एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने हम्बनटोटा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का 85% फंड किया था विद एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6.3%। 2 चाइनीज स्टेट ओन्ड फर्म्स को हायर किया गया था इस पोर्ट को बनाने के लिए, लेकिन इस पोर्ट के बनने के बाद जब ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं रह पाया, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को इस पोर्ट को एक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट्स को 99 ईयर्स की लीज में देना पड़ा। इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल पाकिस्तान पे वापस आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान को उसकी आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन इस आर्मी की एक अलग बात यह है कि ये बेकरी, सीमेंट, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जैसे बिजनेसेस को ओन करती है और जितने भी प्राइवेट एसेट्स हैं उनका 7% शेयर होल्ड करती है। लास्ट टाइम आपने कभी सुना था कि एक आर्मी ये सब ओन करती है? एग्जैक्टली, कभी नहीं। इनकी नेटवर्थ अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। इसमें से 35,000 करोड़ तो इनके टॉप जनरल्स की ही वेल्थ है। इन सब के साथ साथ करप्शन के एलिगेशंस भी लगे हैं इन सब पे। कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल बाजवा की जो बीवी है, उनकी नेटवर्थ साल 2016 में 0 थी, जो कि 2022 में बढ़ के 220 करोड़ हो गई। और इनकी पूरी फैमिली की वेल्थ देखे तो आज के टाइम पे 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। एक और रीज़न है साल 2022 के फ्लड्स, जिसकी वजह से 1/3 पाकिस्तान पानी में डूब गया था और अप्रॉक्स $10 बिलियन का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। बताइए, गरीबी में आटा गीला। वैसे गीला होने के लिए आटा भी होना चाहिए। एक और बड़ा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, जिससे फूड और ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे पूरी दुनिया में। इससे फॉरेक्स रिजर्व्स और तेज़ी से डिप्लीट हुए क्योंकि गल्फ देशों से महंगे दामों पे ऑयल खरीदना पड़ रहा था। देखिए, एक देश को लोन देना सबसे सेफ माना जाता है,
पाकिस्तान के केस में उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला कि वो अपनी किसी फ्रेंडली कंट्री से लोन ले, जो कि मोस्टली उनकी हेल्प नहीं करना चाह रही क्योंकि इससे उनके रिलेशंस इंडिया से खराब होंगे। और दूसरा कि वो IMF से लोन ले। इंटरनेशनली दो बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट्स को लोन देती है। एक है वर्ल्ड बैंक, जो कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसे देती है, और दूसरी है IMF, जो कि उन देशों को लोन देती है जो किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटीज, इकोनॉमिक क्राइसिस। रिसेंटली उन्होंने $1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने के लिए 10 कंडीशन सामने रखी थी, जिसमें से कुछ कंडीशंस थी शुगर बेवरेजेस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना और आर्मी के टैक्स रिपोर्ट्स को सबमिट करना, ताकि ये पता चल पाए कि इतने गरीब देश की आर्मी के पास इतने एसेट्स क्यों हैं और क्यों इनका बजट एलोकेशन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन सुधरे ताकि ट्रेड रिज्यूम हो सके दोनों देशों के बीच में, लेकिन आर्मी ये होने नहीं देना चाहती क्योंकि फिर इससे उनके बजट पे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। और कोइंसिडेंटली जब जब दोनों देशों के बीच में पीस टॉक होनी चाहिए, तब तक टेररिस्ट अटैक्स हुए। साल 2008 में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई थी पीस टॉक्स के लिए, तभी मुंबई पे अटैक हो गया। साल 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के दौरे पे गए तो उनके आने के एक हफ्ते बाद ही अटैक हो गया। साल 1999 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया था, तो आर्मी जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर को बिना इन्फॉर्म किए ही कारगिल पे हमला कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी चीज़ें जान ली हमने। अगर इससे ज़्यादा आगे गया तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। अगर आप सभी को पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।